ये कभी नहीं सोचना। एक बार क्या हुआ, भगवान का इंसानों के साथ, खास करके किसानों के साथ झगड़ा हो गया, किसी बात पे झगड़ा हो गया। तो शिव भगवान ने बोला आने वाला 12 साल तक तुम्हारा जगह पर बारिश नहीं करेंगे, तुम लोग करो, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सभी लोगों को पता चल गया जब बारिश नहीं होगा तो कैसे खेती बाड़ी करेंगे। तो सभी लोग खेती बाड़ी छोड़ दिया। एक किसान था जो हल चला रहा था, वो अपना काम करते जा रहा था। हर साल वो करते 2-3 साल हो गया। 2-3 साल होने के बाद भगवान को देवी जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, आप उनको क्यों ऐसे तकलीफ दे रहे हो, आप 12 साल तक क्यों इसको बारिश को रुका है। बोला ऐसे बात है। बोला नहीं, वो देखो एक आदमी है, वो अभी काम को जारी रखा हुआ है, आप कम से कम उसके लिए तो बारिश करवाओ। बोला नहीं कराऊंगा। फिर 1-2 साल हो गया, चलते जा रहा है, वो किसान फिर भी लगा हुआ है। ऐसे करके एक बार भगवान ने आके उनसे पूछा, तुम्हें जब पता है 12 साल तक जब बारिश होगी नहीं, तुम क्यों ये बेवकूफी कर रहे हैं। बोला देखो भगवान, वो तो एक स्वामी के रूप में आए थे। बोला स्वामी, भगवान अपना काम तो करेंगे करके वो जिद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम इसलिए कर रहा हूं, ये 12 साल तक मैं अपना काम को ना भूलूं, इसलिए मैं लगातार इस चीज को करते जा रहा हूं। भगवान हो सकता है 12 साल के बाद चाहते हुए भी वो चीज नहीं कर पाए, क्योंकि 12 साल के अंदर बारिश नहीं करवाने का आदत पड़ जाएगा उनको। इसलिए मैं ऐसे नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपना काम को कभी ना भूलूं और मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ जाए, ये दिक्कत वाला समय पे भी कैसे काम करना वो मैं सीख जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वो स्वामी जी इसको सुन करके, वो तो भगवान खुद ही था, बोला यार एक किसान अपना काबिलियत को जारी रखने के लिए और बढ़ाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना काम भूल जाऊं, इसलिए उसने उस किसान को देख करके बारिश करवाया। ये एक बहुत बड़ा अच्छा मोटिवेशन स्टोरी है, जिससे हमें ये समझ में आना चाहिए, हम कभी बहाना ना ढूंढे काम ना करने का, हमेशा उस किसानों की तरह अपना काबिलियत, सभी लोग अपना काम को छोड़ करके जब बैठा हुआ है घर में, कारण बोल रहे हैं कोरोना का है, लॉकडाउन है, वो है, ये है, बारिश है, इधर तूफान चल रहा है, बिजली नहीं है, वो नहीं, मतलब बहाना ढूंढ रहे हैं काम को ना करने का। आप बहाना ढूंढो काम करने का, ताकि आने वाला समय पूरा सर्टिफिकेशन के साथ जब लोग बाहर आएंगे, लोग ढूंढेंगे कौन सा कंपनी सबसे अच्छा है, सबसे इजी कौन सा है, कम इन्वेस्टमेंट में पूरा जिंदगी कमाने का कहाँ मौका मिल रहा है, बार बार परचेज करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कौन सा कंपनी है, ड्यूसॉफ्ट है। इस ड्यूसॉफ्ट के अंदर ही बहुत सारे ऐसे टीम है जो स्लो चल रहा है, बहुत सारे टीम ऐसे है जो काफी स्पीड में चल रहा है। वो कौन टीम है, कौन सा टीम है, इसका काम इतना तेज होने का कारण क्या है, तो पता चलेगा कि इनका टीम में इतना ट्रेनिंग होता है। ये कुंजबिया टीम में ये लीडर बहुत तगड़ा है, इनका टीम बहुत अच्छा चल रहा है, इनका टीम एक अलग मीटिंग और कंडक्ट करता है कॉमन मीटिंग के अलावा, एक अलग नारी टीम उधर अलग चल रहा है, एक और टीम, एक स्टूडेंट्स का टीम अलग चल रहा है। ये क्वालिटी को अपना अंदर बढ़ाते जाओ। ये आने वाले समय में 18 करोड़ का जगह पर 25 करोड़ भी हो सकता है 2025 तक। ये करोड़ों लोग ढूंढेगा लोगों को। कोई भी आदमी चाहे पढ़ाई के लिए हो, जॉब के लिए हो, हमेशा एक अच्छा जगह ढूंढता है। उसी तरह यहाँ पर लोग आपको ढूंढ के आने का लायक आप बन जाओ। ओके, डायरेक्ट इंडस्ट्री इंडिया में $64,500 मिलियन बाई 2025, ये इंडिया का इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का गवर्नमेंट का हिसाब से इतना तक होने का अनुमान है ऑलरेडी। और वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड में 2020 एंड तक ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज गेट सेट टू टच $200 बिलियन मार्क एवरी डे। यानी कि इंडियन रुपीस में बताया जाए तो 14,70,050 करोड़, 14,70,050 करोड़ इंडियन रुपीस डेली रोटेशन चलेगा इसमें करके बोल रहे हैं, वो भी 2020 तक। हो सकता है ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाए ये, तब भी 2021 तक तो ये कवर करेगा ही करेगा। ये एक बहुत बड़ा सर्वे रिपोर्ट है। इसका
मतलब यह है कि बाकी सभी प्लेटफॉर्म से सबसे बड़ा फीचर हमारा एमएलएम का ही है। और एशिया इस एमएलएम के लिए या डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि एशिया में ही सबसे बड़ा पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड का, और उसमें से खास करके चाइना में और इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो इंडियन पॉपुलेशन का अंदर एक बहुत बड़ा ये है कि ऐसे कोई भी नया चीज़ आता है तो बहुत जल्दी डुप्लीकेशन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि सक्सेस होने के लिए क्या क्या चाहिए, सक्सेस क्या क्या मांगता है आपसे। सभी है ना, कोई सो तो नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, सक्सेस होने के लिए क्या क्या चाहिए? बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो बता देना। नहीं चाहिए ना? लास्ट में करेंगे ब्रेक। ओके, सक्सेस क्या क्या मांगता है? सक्सेस सफलता क्या क्या मांगता है? सफलता सभी चाहता है लेकिन मिलते नहीं है, क्योंकि सफलता कुछ मांगता है। वो क्या है? सफल होने के लिए खाली सोच के बैठने से सफल नहीं होगा, समझ रहे हो? सिर्फ विश काफी नहीं है, उसके लिए सबसे पहले चाहिए विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड कई तरह का एटीट्यूड होता है, हम पहले भी बताया, तो 2-3 दिन पहले का क्लास में भी थे। विन विन एटीट्यूड होता है, विन लूज एटीट्यूड होता है, लूज लूज एटीट्यूड होता है, और विन विन एटीट्यूड होता है। ये 4 एटीट्यूड है, उसमें से हमारे पास क्या होना चाहिए? विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, विन विन एटीट्यूड होना चाहिए, तभी हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। ये एटीट्यूड हमेशा हमारा अंदर डेवलप करना पड़ता है। मैक्सिमम ये चीज़ हमारा अंदर पहले होते थे, वो अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। तो ये एटीट्यूड हमेशा डेवलप करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और हमेशा खुद जीतना और दूसरे को जिताने के बारे में सोचना है। उसके बाद फेथ होना चाहिए। फेथ सबसे पहले भगवान में, उसके बाद एमएलएम फील्ड में, एमएलएम थियरी में, एमएलएम सिद्धांतों में, उसके बाद कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, सबसे ज्यादा फेथ आपका खुद के ऊपर। ये फेथ बहुत जरूरी है। ये हमने सिर्फ ये सोचना है कि जब लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म, ये किसका आवाज आ रहा है? किसी का? मुंडेकर सर प्लीज बंद कर दो। मुंडेकर सर अपना माइक ऑफ करो। फैन का आवाज आ रहा है इधर। हाँ, तो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में फेथ विश्वास बहुत जरूरी है। सबसे पहले भगवान के ऊपर इसलिए जरूरी है क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ न कुछ ऐसी शक्ति है जो अदृश्य है, और इस पूरा ब्रह्मांड को संभाल रहे और आगे बढ़ रहे, और सभी का ऊपर उनका एक आशीर्वाद रहता है। वो आशीर्वाद क्या है? वो सिर्फ तदास्तु ही करता है। तदास्तु, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपको जो करना है वो आप करो, ये ब्रह्मांड साथ देगा। तदास्तु। मैं हमेशा बोलता हूँ, सुबह उठना चाहते हो, ब्रह्मांड बोलेगा तदास्तु। सुबह उठना नहीं चाहते हो, सोना चाहते हो, तदास्तु। आप सुबह उठ करके योगा करना चाहते हो, जॉगिंग करना चाहते हो, अपना हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, तदास्तु। ये भगवान का एक खासियत है, वो किसी के लिए भाईबंदी नहीं करता है, सबके लिए बराबर ही ट्रीट करता है। तो आपको ये होना चाहिए, आप अगर इस प्लेटफॉर्म में आया है वो भी उनका कृपा की वजह से आया है, उनका आशीर्वाद की वजह से आया है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग में, दिल में बचपन से एक सोच थे, मैं कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ पूरा जिंदगी में ऐसे करना है कि जो आने वाला कई पुश्तों तक मेरे को मेरा नाम याद रखे, ऐसे करके सोच था, जिसका वजह से आपको ये सिस्टम में आने के लिए एक आदमी को आपके पास भेजा, उनका वजह से आपको ये सिस्टम मिला। ये भगवान का कृपा है, इसलिए हमेशा उनका ऊपर विश्वास रखो। अगर इस फील्ड में आपको लेके आया तो सफलता के लिए पूरा ये ब्रह्मांड आपको तदासु करेगा। सिर्फ इस कानून को फॉलो करना जरूरी है जो इस फील्ड में है, जो सिस्टम है, जो बनाया हुआ है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके, जब लोगों को कंप्यूटर का स्पेलिंग तक नहीं पता था, कंप्यूटर के बारे में जानता नहीं था, इंटरनेट का बारे में पता नहीं था, उस टाइम लाखों रुपए खर्च करके लैपटॉप पे खरीदना पड़ता था। उन दिनों में भी उन्होंने यहाँ पर स्ट्रगल करके, काम करके, सीख करके, सिद्धांत कई थियरियां बनाया हुआ है, उस थियरी को फॉलो करो, भगवान आपका साथ में है। उसके बाद एमएलएम फील्ड को जानो। कोई भी फील्ड ऐसे नहीं है कि 3-4 साल के अंदर एक आदमी को सफलता मिले या 4-5 साल के अंदर सफलता मिले। एमएलएम फील्ड ऐसे है जो आपको 4-5 साल के अंदर 100% सफलता का एकदम आपका जिंदगी को एकदम फास्ट ट्रैक में डालेगा। उसके बाद कंपनी के ऊपर विश्वास रखो। हमारा ड्यूसेट एजुकेशन अकाडमी लक्ष्मी और सरस्वती का मिलन वाला सिस्टम है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए पढ़ाई,
कमाई के लिए कमाई, जितना चाहिए उतना, कोई टाइम लिमिटेड टारगेट नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। 20 साल हो चुका है, अभी इसका टीन एज भी खत्म होकर के आगे निकल गया। 13 से लेकर 17 19 तक टीन एज थे, उसके बाद 20 हो गया, 21 22 से अच्छा ग्रोइंग समय है अभी। अब एकदम क्या बोलता है, जवानी में आ गया कंपनी। अब जो कुछ भी सवाल थे, जो कुछ डाउट थे, जो कुछ भी था, वो सब लाखों लोगों ने पूछ करके ये समर्थित कर चुका है, ये साबित कर चुका है कि ये कंपनी कितना अच्छा है। उसके बाद अपलाइन भगवान का तरह, भगवान का भेजा हुआ, उनका विश्व रूप का एक रूप है वो, उनको विश्वास रखो। जो कुछ भी अपलाइन आपको बता रहे हैं वो आपका सफलता के लिए कर रहा है, या आपको दुखी करने के लिए या आपको तंग करने के लिए नहीं है। विश्वास रखो अपना। जैसे एक छोटा सा बच्चे को जब अपना पिताजी जब उछलता है तो वो हंसते हुए ऊपर जाता है, हंसते हुए नीचे आता है। वही बच्चे को दूसरे कोई ऐसे उछालेगा तो वो रोना शुरू करेगा। क्यों? उनको, उस बच्चे को भी पता है, जिसको ज़्यादा उम्र भी नहीं है, उसको पता है कि मेरा पापा मुझे नीचे नहीं गिरने देगा, लेकिन दूसरा आदमी कोई भरोसा नहीं। तो उसी तरह आपका अपलाइन बाकी लोगों के जैसे नहीं है। इस दुनिया में आपका पॉकेट भरना करके, आपका पॉकेट भरा हुआ होना चाहिए करके सोचने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आपका अपलाइन। बाकी सभी आपके पास जितना पैसा है उससे कुछ है और वो लेना चाहता है, पॉकेट खाली कराने वाला है, चाहे कोई भी हो। अपलाइन एक ऐसा है जो आपको पॉकेट बनाने का, इसलिए आप विश्वास रखो अपलाइन के ऊपर। उसके बाद आपको खुद के ऊपर, जो खुद को विश्वास नहीं करता उसको भगवान भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए खुद को ऊपर इतना विश्वास रखो जो इस दुनिया कोई भी, जब आप अपना आपको विश्वास रखेंगे दुनिया आपके ऊपर भी विश्वास रखेगा। जिसको खुद को ही विश्वास नहीं है उस दुनिया कैसे विश्वास करेगा? इसलिए जरूरी है फेथ रखना। उसके बाद ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग नेचर होना चाहिए, हमेशा सच्चा मन से काम करने वाला आदत होना चाहिए, हार्ड वर्किंग आदत होना चाहिए। शुरुआत में कुछ समय तक आपको, ये है स्मार्ट वर्किंग फील्ड, लेकिन हार्ड वर्क किसको बोला जाता है? हार्ड वर्क थोड़ा सा हमारे लिमिट से ज्यादा जब हम काम करते हैं तो उसको हार्ड वर्क माना जाता है। जैसे एक आदमी को, मेरे को शुरुआत में बोला था, सर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, आप कम से कम 5 प्लान तो डेली शो करना चाहिए कहीं ना कैसे ना कैसे। मैं 13 प्लान तक शो किया था एक दिन, और मेरा अपलाइन पढ़ने सर 32 प्लान शो किया एक दिन। हैरान हो गया था मैं। उसको हार्ड वर्क कहा जाता है, क्योंकि लिमिट से भी ज़्यादा है। तो आपको जो नॉर्मली जो काम करता है वो नॉर्मल वर्क है, थोड़ा सा शुरुआत में हार्ड वर्क एटीट्यूड। क्यों? एक तो आप अपना लिस्ट में काम कर रहे हैं, दूसरा आपका फ्रंटलाइन के लिस्ट में भी आप काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी सीखा नहीं है। जिसको बोला था थोड़ा सा ओवर टाइम करना, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना, इसको हार्ड वर्किंग एटीट्यूड है, तो आप सभी लोगों को मदद कर सके। अदरवाइज क्या बोलेगा? एक आदमी ने फ़ोन कर दिया, सर मेरा 2 प्लान था, आप थोड़ा आ सकते हो? यार मैं अभी मेरा 2 प्लान खत्म करके, मैं तो थका हुआ हूँ, मेरे को नींद आ रहा है, अभी इतना ठंडी में कहाँ आएंगे यार। ऐसे से बोलने वाला आदमी कभी भी हार्ड वर्किंग एटीट्यूड वाला नहीं होता है। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड किसी भी टाइम पर कोई भी कभी भी बुला ले, चाहे वो रात को 3 बजे क्यों ना हो। रेलवे स्टेशन में काफी दूर साइकिल लेके जाना पड़ता है, फिर भी जा रहे हो आप, तो उसको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग, ये नेचर अगर आपका अंदर है तो आप जरूर जीतेगा, क्योंकि जीत ये मांगता है, सफलता इस चीज को भी मांगता है। और क्या मांगता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है सफलता। सफल आदमी वही हो सकता है जो रेस्पॉन्सिबल हो अपना टीम के लिए, अपना खुद के लिए, अपना बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए, सिस्टम के लिए, अपलाइन के लिए, कंपनी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। मेरा टीम मैंने बनाया हुआ टीम है, मैंने इसको ट्रेनिंग देना है, उनको कोई किट आया कि नहीं, उसको ट्रेनिंग मिला कि नहीं, फॉलो थ्रू विजन क्लियर हुआ कि नहीं, उसको लिस्ट बना कि नहीं, उसका प्लान सीखा कि नहीं सीखा तो उसको मदद करना है, उसको फॉलो अप सिखाना है, सारा चीज़ सिखाना है, 4 से सिखाना है, किट देना है, किताबें पढ़ने का आदत डालना है, कॉल करने का आदत डालना है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। उसको जब इंसेंटिव आएगा तो उसको लिस्ट, उसको फाइल कैसे बनाना है, इसको मेंटेन कैसे करना है, टीम का कैसे लिस्ट बना के मेंटेन करना है, ये सारा चीज़ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको सिखाना, वो सारा टीम का मैं ही हूँ, सब कुछ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस आदमी का पास है वो पक्का आगे बढ़ेगा। हमारा कुंज बिहार टीम में ऐसे भी लोग हैं जो ये सारा चीज़ करने के बाद में उसका टीम में जो नहीं है उसको भी मदद करने का जो दिल रखता है। ऐसे लोग तो तूफान की तरह कल देख लेना क्या क्या तहलका मचाएगा। ये ऐसा आदत हमारे अंदर जरूरी है। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन वो है जो कोई ना बताते हुए उस काम को करा। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रहा है? कट रहा है क्या? आ रहे आवाज आ रहे उनका वहाँ पे नेट नहीं। अच्छा आ रहे। हाँ कहीं नहीं आ रहा तो बता देना। सेल्फ आवाज आ रहा है सर। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन किसको बोलता है? डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं शुभंकर? नियम श्रृंखला। नियम श्रृंखला।
अनुशासन सर, अनुशासन, अनुशासन, सेल्फ, खुद का अनुशासन वाला आदमी होना चाहिए। खुद अनुशासन मालूम दो तरह का ये होता है। एक तो भाई कानून हमको अनुशासन दूसरा किसी की वजह से करना पड़ता है, वो भी डिसिप्लिन है। जैसे फौज में डिसिप्लिन होता है, सारा चीज है, सब कुछ हमारा ऊपर से लेकर नीचे बात करने का लेकर के ड्रेसिंग से लेकर सब कुछ एक यूनिक तरीके से होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ये दूसरा कोई बताने के बाद तो लोग तो करता ही है, वो तो करना पड़ता है। किसी घर में भी हो तो करना पड़ेगा जब माँ बाप बोलेगा तो। जैसे अभी आपका पिताजी आपका एक चेयर में बैठा हुआ है, पिताजी का बगल से एक न्यूज़पेपर नीचे गिरा हुआ है और आप सामने से साइड से निकल के आगे आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर नीचे गिरा हुआ है, आप आगे निकल गया। अब पिताजी ने बोला बेटा इधर आना, अब वापस आए आप, बोला वो पेपर उड़ा के इधर रखो, आपने रख दिया, वो तो करना पड़ेगा। अगर वही चीज आपने पिताजी का बताने से पहले कर दिया होता है, उसको बोलता है सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा होता है डिसिप्लिन, हाँ बता दिया उसको, हाँ ओबे कर दिया, वो डिसिप्लिन है, वो ठीक है। लेकिन जब सेल्फ डिसिप्लिन होता है ना, उसमें आपका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये खास करके हमारा जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, जैसे हम फौजी यूनिट में जब जाता है, पहले दिन जाता है ना, मैं एक बार ये मेरे साथ हुआ था जब लास्ट यूनिट जलंधर में हुआ था ये। उधर से मैं दोपहर को खाने के लिए जा रहा था, उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक होने के लिए थोड़ा सा बाकी था, हमारा सीओ साहब ऑफिस से निकल के जाने वाला था। उस टाइम मैं ऐसे साइड से निकल के प्लेट पकड़ के मेस में जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर देखा कि वहाँ का जो फायर फाइटिंग, जो आग लगते वक्त जो बाल्टी यूज़ करता ना, वो गिरा हुआ है, उसमें से पानी चला गया है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, प्लेट उधर रख करके बगल वाला टैंक से ये बकेट पानी को भर के उधर रख करके आगे बढ़ गया। मेरे को शाम को एसएम साहब ने बुलाया, शाम को एसएम साहब ने बुला के बोला तुम क्या कर रहे हो, मतलब स्पेशल इंटरव्यू लिया मेरा। उसके बाद बोला कल से तुम ऑफिस में रहना, बोला ऑफिस में आ जाना काम करने के लिए। यानी कि वो साहब उधर से सीओ साहब को छोड़ते वक्त साहब उधर गाड़ी का बगल में खड़ा होकर मुझे देख रहे थे, वो देख रहे थे वहां पर बकेट गिरा हुआ है, इसको किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई देख भी नहीं रहा है, और आराम से वो ला करके पानी भर के उधर रख करके जा रहा है। ये बंदा डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, इसको कोई कहने का जरूरत नहीं, अपना आप कर रहा है। ये मैं जानबूझ के नहीं किया था, मेरा आदत था जो कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा, क्योंकि कोई भी चीज खराब आप देख लिया तो पहले बार आपको वो खराब दिखेगा, दूसरा बार भी हो सकता है वो खराब दिखे, तीसरे चौथा बार से है ना वो आपको आदत में आ जाएगा, फिर आपको नेग्लिजेंस मतलब वो दिखाई नहीं देगा कि वो खराब पड़ा है करके। तो पहले जब दिखता है उसी टाइम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, तो आपका ये जो आदत है और बढ़ेगा और अच्छा हो जाएगा। किसी भी चीज कोई भी आदमी गलत बोल रहा है, वो पहले बार ही बोलो भैया मेरे से ऐसा बात, दूसरे का खराब बात मेरे से मत बोलो। तो कोई नेगेटिव बोल रहा है उसको बोले यार देख मैं इस चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। कोई चीज अगर किसी का कुछ भी आपको गलत नजर आ रहा हो, सुन रहे हो, कुछ भी हो, पहले बार में ही उसको क्लियर करने का कोशिश करो। इससे क्या होता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन वाला एटीट्यूड आपका बढ़ेगा, ये आपका जिंदगी में बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद आपको बिजनेस ओनर मेंटालिटी होना चाहिए। दो तरह का बेसिकली दो तरह का मेंटालिटी होता है, एक होता है सर्वेंट मेंटालिटी, दूसरा है ओनरशिप मेंटालिटी। बिजनेस ओनर मेंटालिटी ओनरशिप मेंटालिटी में आता है। इसमें खास करके फर्क क्या होता है पता है, मैं हमेशा बताता हूँ, इस दुनिया में 20% लोग ऐसे जो बिजनेस ओनर मेंटालिटी वाला है, यानी कि ओनरशिप मेंटालिटी वाला है, और उसमें से भी 20% से 2% लोग सबसे ज्यादा खास है, जिसका अंदर वो कुट का भरा हुआ होता है ओनरशिप मेंटालिटी, और 18% लोग थोड़ा सा गाइडेंस मिलने के बाद उस मेंटालिटी पे आता है। बाकी 80% लोगों का अंदर सर्वेंट मेंटालिटी है। ये दोनों का फर्क क्या है, सर्वेंट ओनरशिप मेंटालिटी वाला का हमेशा देने वाला पोजीशन में रहता है हाथ, सर्वेंट मेंटालिटी वाला हमेशा देने वाला हालत में ऊपर को रहता है, अपना हाथ को ऐसे फैलाते हुए, जब मुझे कुछ कोई दे, मुझे कुछ कोई दे। ये मैक्सिमम समय सर्विस करने वाला लोगों का अंदर, मैक्सिमम लोगों का अंदर ये मेंटालिटी ही रहता है, मुझे तंगा मिल जाएगा 30 तारीख को, उसके बाद मुझे उधर देना है, इधर देना है, उधर देना है, इधर देना है, मुझे मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। कहाँ देना है, ट्यूशन वाले को देना है, दूध वाले को देना है, पेपर वाले को देना है, वो देना, मतलब उसको खर्च करने के बारे में ही वो सोचते रहता है, और जो मिलेगा उसमें वो लिमिटेड रखा हुआ है, वो परमानेंट है, वो हमेशा लेने के बारे में सोचता है। ओनरशिप मेंटालिटी वाला हमेशा देने के बारे में सोचता है, देने के बारे में। मेरा 20 लोग मेरा इसमें इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, उसको मेरे को तंगा देना है, देना है, देना है। और हमेशा देखना ये जो ओनरशिप मेंटालिटी वाला लोग है, इसको भगवान देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, वो कितना भी दे फिर भी उसको मिलते रहता है। और लेने वाला लोग है, इसका खर्चा ही होता रहता है, खर्चा ही होते रहता है, खर्चा ही होता है, बचता ही नहीं कुछ। ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये ओनरशिप मेंटालिटी वाला लोग जाने अनजाने उसी लोगों से ही पैसा कमाता है जिसको ये दे रहा है, और उनको ये पता नहीं है। सर्विस का मतलब क्या है? आपको अगर 10,000 का जॉब मिल रहा है, कोई जगह पर आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, आपको आपसे कम से कम 1,27,000 रुपीज का काम कर रहा है एक महीना में, तब जाके 10,000 रुपये दे रहा है। 20,000 रुपये दे रहा है तो उसका डबल। अगर आपको 50,000 रुपये दे रहा हो तो इसका मतलब आप उतना लाखों रुपए का काबिलियत रखता है, लेकिन आपको मिलता इतना कम है। उस मेंटालिटी की वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा ही यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मेरा ही गुण को यहाँ पर छीना जा रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है वो चीज़। वो पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोग ओनरशिप मेंटालिटी में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक दुकान में एक आदमी है, अपना खुद का दुकान चला रहा है। वो सुबह जाकर के 8 बजे दुकान खोल देता है, और जो सर्वेंट है वो बाद में आता है। वो उधर अगर वो सर्वेंट नहीं भी आया तो क्या वो दुकानदार अपना झाड़ू नहीं मारेगा क्या? उसको आने दो, फिर उसको मारने दो बोल के नहीं रखेगा, वो झाड़ू लेके अपना खुद का ये सब कुछ करेगा। ये जो सर्वेंट है वो हमेशा टाइम लेट आता है। उसको कुछ बताया हुआ काम को ही वो करता है, जो बिना बताया वो काम है बोलेगा मैं क्यों करना, मेरे को 15,000 रुपये दे रहे इधर से, मैं क्यों अपना आपको ज़्यादा चटकी बनाना करके, वो करेगा ही नहीं। और बताएगा तब करेगा। कोई भी नया चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचेगा सर्वेंट, लेकिन अपना ओनरशिप मेंटालिटी वाला हमेशा अपना प्रोग्रेस के बारे में, अपना दुकानदारी का एक्सपेंशन के बारे में सोचेगा, और कैसे अच्छा हो सकता है, और कैसे हमारा कस्टमर को ये कर सकता है। और जो नौकर है उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस 30 तारीख के पैसे का इंतजार है। वो टाइम से पहले जाने के लिए रेडी हो जाएगा, और आने से थोड़ा देर बाद में ही आएगा। और जितना काम करना चाहिए उतना काम करेगा नहीं, अपना पोटेंशियल को हमेशा डाउन करता जाएगा। क्यों ज़्यादा करना, ये वाला सोच रखता है। लेकिन बिजनेस ओनर्स हमेशा अपना बारे में सोचता है, अपना बिजनेस के बारे में, अपना लोगों के बारे में हमेशा सोचते रहता है। इसलिए सफलता ये मांगता है कि आप एक बिजनेस ओनर मेंटालिटी वाला बने। उसके पास पेशेंस होना चाहिए। सफलता इस चीज़ को मांगता है। कोई भी फील्ड में, कोई भी एक बच्चा भी हो, एक बहुत बड़ा डॉक्टर का बच्चा है, वो इसका मतलब नहीं